नमस्कार। आपदाएं आती हैं और सच ये है कि आपदाएं आती रहेंगी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हम आपदा से सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे इस खास शो में हम पड़ताल करते हैं उन्हीं कोशिशों की, उन कदमों की जो आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद हो रही हैं और होनी चाहिए। इसी श्रृंखला में आज बात शहरी बाढ़ से मुकाबले की। नदियों की वजह से आने वाली बाढ़ से हम मोटे तौर पर परिचित हैं, लेकिन शहरों की बाढ़ विशेषकर पिछले कुछ सालों से एक विकराल रूप लेती जा रही है। एक अध्ययन ये बताता है कि 40% आपदा ऐसी होती है जिसके लिए भारी बारिश या चक्रवात जिम्मेवार होती है, जिसमें शहरी बाढ़ तेजी से अपनी एक जगह बनाती जा रही है। समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि शहरों में घनी आबादी होती है, यानी जानो माल के नुकसान की आशंका भी ज्यादा होती है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शहरी बाढ़ की कुछ एक घटनाओं से, और सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। मुंबई 2005 में जो बाढ़ आई, जो शहरी बाढ़ का एक विकराल रूप थी, उसे कौन नहीं जानता। और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और यहां पे जुलाई में 2005 में भारी बारिश आई, और मुंबई जो एक तरह से तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बारिश हर साल आती है, लेकिन 26 जुलाई 2005 की एक बड़ी बात थी कि बहुत कम समय में ज्यादा बारिश बरसा। और इसके अलावा जो वहां की जो नदियां थीं, खासकर मीठी नदी की बात कही जाती है, दूसरी नदियां वहां जिस तरह से जो जल निकासी के लिए एक तरह से जिम्मेवार थी, वो जो है एक तरह से अवरुद्ध हुआ। जल निकासी की दूसरी समस्याएं वहां पे थी, जिसकी वजह से बड़ी समस्या वहां पे आई। लेकिन एक बड़े कारण क्या है? बड़े कारण कि पूरे मुंबई की हम बात करें तो 94% इलाका कॉन्क्रीटाइज है, कंक्रीट का बना हुआ है, जो जल निकासी की एक बड़ी मुसीबत है। इसके अलावा 25 जुलाई 2005 को क्या हुआ? 944 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में हुई। ये इतनी बारिश कम समय में होना एक बड़े कारण की तरह था। वहीं 2 जुलाई 2019 यानी पिछले साल की बात करें, 80 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जाती है। उसका एक बड़ा कारण यह हुआ कि जो जल निकासी की जो क्षमता है उस पर असर पड़ा, और जो हाई टाइड आया उसकी वजह से जल निकासी ज्यादा प्रभावित हुआ, और वो एक बड़ा कारण था कि शहर से जल वापस जा नहीं पाया समुद्र की ओर। और एक अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 525 किलोमीटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज है मुंबई में। नालियों की जो पूरी लंबाई है 2000 किलोमीटर की है। इतना बड़ा तंत्र है, लेकिन वो क्या उस क्षमता के लिए तैयार है जो कम समय में ज्यादा बारिश हो जाती है, और शहरी बाढ़ का एक बड़ा कारण है। चेन्नई की तरफ रुख करते हैं। साल 2015 सबको याद होगा, वहां पे किस तरह से 2015 में 1025 मिलीमीटर बारिश हुई सिर्फ एक महीने में, और एक बड़ा कारण था चेन्नई के इस आपदा के लिए। और ये बारिश 100 सालों बाद इतनी बारिश हुई थी। नवंबर 1918 में इतनी बारिश हुई थी, लगभग इतनी ही, और एक बड़ा कारण था इसके लिए शहर तैयार नहीं था। और खास बात चेन्नई की कि आधा दर्जन नदियों की प्रणाली है, कई नदियां हैं, नहर हैं, और वो उसका बाधित होना एक बड़ा कारण है। अडयार, बकिंघम कैनाल और कूवम चेन्नई के बीच से गुजरती हैं ये नदियां और नहरें। ये कहीं ना कहीं एक बड़े स्रोत की तरह थी, और ज़्यादा बारिश से जल निकासी की समस्या हुई। आप देख सकते हैं जल निकासी की जो पूरा तंत्र है वो कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रहा था, वो तैयार नहीं था। नगरीय नियोजन और नगरीय विस्तार नीति का एक दुष्परिणाम थी कि जो इलाके जहाँ पे जल प्रवाह के लिए जो एक कैचमेंट एरिया थी, वहाँ पे उस तरह की उपलब्धता अब नहीं रह गई थी। इसीलिए जिन इलाकों में कभी झील थे और जो वेटलैंड इलाके थे, वहाँ पे अब वो पानी के जमा होने की जगह नहीं थी, और पानी की निकासी के रास्ते बंद हुए। उसकी बड़ी वजह थी। और इसके अलावा जो शहरी वेटलैंड का इलाका है, दलदली इलाका, उसका दायरा जो एक समय 250 वर्ग किलोमीटर तक था, वो काफ़ी सिकुड़ गया। जो नगरीय योजना की कमी थी, जिस तरह से आबादी बढ़ी, जिस तरह से कंक्रीट के जंगल बने। अब एक
और हम उदाहरण लेते हैं वो है पटना का, और पटना का उदाहरण पिछले साल का है। हम जानते हैं ये पटना का पूरा इलाका आप देख सकते हैं, एक तरह से लंबाई में शहर है और यहाँ भी काफ़ी कम समय में ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से क्या हुआ कि शहर के जो निचले इलाके थे, इन निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई। कुछ ऐसे इलाके हैं पटना में जो हर साल जहां जल भरा होता है और उसका जो आकार है, आप देखिए ये आकार एक कटोरे की तरह है, जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है। हालांकि पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो जल को निकालते हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। साल 2019 की अगर हम बात करें तो ये एक भौगोलिक परिस्थिति भी है जिसकी वजह से ये स्थिति हमने पटना में आती देखी। लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं कि 3 दिनों में करीब 35 सेंटीमीटर बारिश होती है पटना में, और इतनी बारिश के लिए, इतने जल के लिए पटना तैयार नहीं था। पटना एक कटोरी की तरह है, चारों तरफ से जगहें ऊंची हैं, पंपिंग स्टेशंस और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। और पटना शहर के बीच में निचले इलाके हैं, अगर कुछ इलाकों की तरफ आप देखेंगे तो निचले इलाके हैं जो एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा निचले इलाकों में प्राकृतिक रूप से जलाशय थे जहां पे अब आबादी है, बिल्डिंगें हैं, रिहायशी इलाके हैं। तो ये वो एक मूल रूप से हम देखें बुनियादी तौर पे हम 3 केस स्टडी हमने देखी किस तरह से ये जो है एक कारण की तरह सामने निकल कर आते हैं। और आज इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ GVV शर्मा साहब, सदस्य सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल गुप्ता साहब हैं, IIT मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ होंगे प्रसून सिंह साहब जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही कि आखिर जो नदियों की बाढ़ होती है और जो शहरों की बाढ़ होती है, इसमें बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क होता है? अगर GVV शर्मा साहब आपसे मैं समझना चाहूं तो। नमस्कार। एक्चुअली सबसे बड़ा एक अंतर है कि शहरी बाढ़ में अगर बाढ़ की लेवल अगर आप देखें तो वो जो रिवर में बाढ़ होती है उससे कभी कभी 6 गुने तक ज़्यादा होता है। और अगर फ्लड वॉल्यूम का भी पीक वॉल्यूम भी अगर देखें कभी कभी ये 6 गुना ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है बहुत तेजी से पानी आ जाता है। तो एक दूसरा ये है कि आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो लोग संवेदनशील इलाकों में रहते हैं उनके बहुत ज़्यादा है। और के बाद भी बाढ़ के दौरान भी खतरा ज़्यादा है और बाढ़ के बाद भी सेकेंडरी जो मेडिकल इन्फेक्शन वगैरह रोग फैलने का खतरा भी ज़्यादा है। और तृतीय ये बात है कि तीसरी बात ये है कि जो शहरी अंचल में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम बहुत होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत होते हैं। अर्थनैतिक क्षेत्र में बहुत लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बाकी प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं, बहुत लोगों की जीविका निर्भर होते हैं। इसीलिए शहर अंचल में जो होता है उसका भिन्न है कंप्लीटली, वो शहरी बाढ़ भिन्न स्वरूप है। और खास करके अगर आप देखें यातायात में देखें तो सड़क बहुत चौड़ाई कम है शहरी अंचल में, और जब मोटरसाइकिल में या 2 व्हीलर में आदमी जाता है और पानी इतना गहराई में आ जाता है कभी कभी उसको पता भी नहीं चलता। नीचे सड़क तो ठीक तो है, नीचे पाट होल तो नहीं है। तो इसीलिए खतरा भी यातायात की सुविधा से भी, यातायात के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो शहरी बाढ़ का खतरा बहुत भिन्न प्रकार का है। बिल्कुल। और प्रोफेसर कपिल गुप्ता, अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो क्या मोटे तौर पर अंतर है, यही सवाल आपसे, और कितनी घातक है अगर नदियों से जो बाढ़ आती है? हमने देखा है शहरों में पानी घुसते, गांव में पानी जाता है, और लेकिन शहरों की जो बाढ़ है वो किन मायनों में अलग है और खतरा क्या इससे ज्यादा है? देखिए ऐसा है, शहरों में जो बाढ़ आती है वो ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि शहरों में बहुत घनी आबादी है। तो बहुत कम क्षेत्रफल में ज़्यादा आबादी होने के कारण, थोड़े से इलाके में भी बहुत तीव्र बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग
इससे अफेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, शहरीकरण होने की वजह से हमने जो ग्रीन स्पेसेस थे उन सबको कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ खाली जगह पे हमने मॉल बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, तो अब पानी को जाने की कोई जगह नहीं छोड़ी है। तो इसलिए लो लाइंग एरियाज में पानी भर जाता है और उसके निकासी के लिए हमें सही संसाधन करने होंगे। तो इसके लिए अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने नया मैनुअल निकाला है अगस्त में। उसको अगर हमारे अथॉरिटीज फॉलो करें लेटर और स्पिरिट में, तो हमारे जल निकासी का संसाधन सही तरह से हो सकता है। बिल्कुल। प्रसून जी, हमें ये समझाएं कि क्या ये जो शहरी बाढ़ का फेनोमेना है ये नया फेनोमेना है? क्योंकि हम देख रहे हैं खासकर मुंबई 2005 में जो घटना हुई उसके बाद ज़्यादा चर्चा हो रही है। अगर ये नया फेनोमेना है तो क्या मूलभूत कारण आप देखते हैं? अगर धन्यवाद पहले तो प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी, स्वागत आपका। अगर हम देखें शहरी बाढ़ की हिस्टोरिकल साइकिल, तो हम पाएंगे कि मुंबई में जब 2005 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, इसके बाद से इस अर्बन फ्लडिंग को इंडिया में एक कंसर्न के रूप में देखा जाने लगा। उसके लिए इन डेप्थ स्टडी भी की गई, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई मुंबई फ्लड की स्टडी के लिए, और उन्होंने बहुत सारे कारण और सुझाव दिए कि कैसे अर्बन फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे कारण है, क्या कारण हो सकते हैं। बट अगर हम इसको देखें कि कैसे किन एरियाज में हमारे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो अगर हम देखते हैं तो 2010-13 के बाद से जो अर्बन फ्लडिंग के इंसिडेंट्स हैं इंडिया में वो बढ़ते जा रहे हैं। जिन शहरों में पहले फ्लड की सिचुएशन नहीं होती थी उनमें भी फ्लड की सिचुएशन बनने लगी। इसका मूलभूत कारण यही है कि शहरों का जो विकास हुआ है वो बहुत अनप्लान्ड तरीके से किया गया है हमारे देश में। मास्टर प्लान्स बहुत सारे शहरों में डेवलप नहीं किए गए अच्छे से, और जिन शहरों में डेवलप किए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। अगर शहरों के जो एक मेन कारण है अर्बन फ्लडिंग का, वो हम बोल सकते हैं कि लैंड यूज चेंज होता है, जिसमें बहुत सारा अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें आपकी जो बफर एरियाज थे जिसके थ्रू पानी जो था, बारिश का पानी वो परकोलेट होता था, उन एरियाज को हमने कॉन्क्रीटाइज कर दिया। तो हम कम समय में ज्यादा पीक डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी में, कम समय में ज्यादा पानी हमारे शहरी क्षेत्रों में आने लगा, और उसकी वजह से हमारे फ्लडिंग की सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, GVV शर्मा साहब, अगर जिस तरह का पैटर्न जिसकी बात कर रहे हैं तमाम पैनलिस्ट, आपको लगता है कि जिस तरह से बदलाव हुए हैं, जिस तरह से कई सारे प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से बाढ़ और तमाम चीज़ों के पैटर्न बदले हैं, क्या आप कहना चाहेंगे कि कौन कौन से खासकर ऐसे इलाके जहां पे NDMA को इस तरह की ज़्यादा समस्या देखने को आ रही है, खासकर कौन से ऐसे इलाके हैं? एक्चुअली निर्दिष्ट रूप में सारे शहर में एक्चुअली सावधान की जो आवश्यकता है, लेकिन अगर हम पिछले जो इंसिडेंट्स अगर देखें तो खास करके 2017 में बेंगलुरु में शहरी बाढ़ हुई है, 2017 में मुंबई में भी काफ़ी बड़ी शहरी बाढ़ हुई है, और पिछले साल पटना में हुआ है, और इस साल ऑलरेडी हैदराबाद में भी शहरी बाढ़ की स्थिति देखने को मिला है। इसीलिए हमारे जो क्लास 1 सिटीज़ हैं, टोटल करीब 440 शहर को आइडेंटिफाई किया गया है, और इन सब में इस तरह का सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करने की आवश्यकता है, जिसमें खास तौर पर शहरी बाढ़ के बारे में कंसंट्रेट करके उसके बारे में फोकस्ड अटेंशन, मिटिगेशन का काम ठीक से करने की आवश्यकता रही है।
बिल्कुल। प्रोफेसर कपिल, ये हमें बताएं, यही सवाल आपसे, क्या कोई ख़ास इलाके हैं, कोई ख़ास भौगोलिक परिस्थिति है जिसकी वजह से ऐसे देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं तटीय इलाकों में भी समस्या आ रही है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी समस्या आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि कोई उस तरह की भौगोलिक स्थिति नहीं है जहाँ पे विशेषकर ऐसी शहरी बाढ़ की परिस्थिति हम बनते देख रहे हैं। पिछले 25 सालों में शहरी इलाकों में बहुत तीव्रता से डेवलपमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से निचले इलाकों में भी कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो इस प्रक्रिया में सड़कें भी बनी हैं और कई सारे जो नेचुरल ड्रेनेज थे उनको डाइवर्ट कर दिया है, उनको ब्लॉक कर दिया है। इसकी सही तरीके से प्लानिंग नहीं होने की वजह से कई जगह ब्लॉकेजेस उत्पन्न हो गए हैं। एक कारण तो यह है। दूसरा, जो शहर डैम के नीचे इलाकों में उपस्थित हैं, वहाँ अपन ने देखा केरला में कि डैम को जो है लास्ट मोमेंट पे गेट्स खोले गए। अगर गेट्स इनको प्लान तरीके से खोला जाए तो शहरों में एकदम से बाढ़ नहीं आएगी। और नेचुरल डैम के गाइडलाइंस में यह है कि 20% डैम आपको बाढ़ के पानी के लिए क्षमता खाली छोड़नी चाहिए, पर हमारे यहाँ पावर जनरेशन और एग्रीकल्चर की वजह से डैम को पूरा भर देते हैं। तो डैम को ऑपरेट करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टेक्नोक्रेट्स हों, उनके डिसीजन से ही डैम का प्रचलन किया जाए मॉनसून के समय। बिल्कुल। प्रसून, आप ये हमें समझाएं कि हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों में इस तरह की जहां समस्याएं हो रही हैं, क्या विशेषकर उन शहरों में घनी आबादी जिम्मेवार है, या फिर हम उसको ये माने कि जिस तरह का नियोजन हुआ है, यानी जिस तरह की प्लानिंग है, जिस तरह के नए इमारतें बन रही हैं, वो समस्या है? मूल समस्या क्या निकल कर आ रही है? तो अगर हम देखें शहरों का अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे जो शहर हैं, जिन शहरों में पहले अर्बन फ्लड का इशू नहीं था, वहां भी अर्बन फ्लडिंग का इशू होने लगा है। इसके एक कारण तो हम नहीं गिना सकते, इसके कई कारण हो सकते हैं एंड कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है, आप जैसा बता रहे हैं कि हमें इसको समझने के लिए हमें एक अर्बन हाइड्रोलॉजी को पहले समझना पड़ेगा। उस एरिया का हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, वो जो शहर हम बसा रहे हैं उसकी हाइड्रोलॉजी कैसी है। अगर कई क्षेत्रों, जैसे हम एग्जांपल लें गुवाहाटी शहर का, गुवाहाटी भी एक ऐसा शहर है जो हर साल जहाँ पे 3 या 4 या 5 इंसिडेंट होते हैं जब हैवी फ्लडिंग होती है वहाँ। तो अगर उनको देखा जाए तो उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे जो बफर एरियाज थे हमारे, बेसिकली जो हमें वर्षा के जल को संचित करते थे, उनका इंक्रोचमेंट हो गया। बहुत सारे फ्लड प्लेन एरियाज में हमने कंस्ट्रक्शन का कार्य कर दिया। ठीक है। तो जो पानी जो आ रहा है वो अपना एक पानी तो फ्लडिंग को ऐसी सिचुएशन में हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमें अपने रिसोर्सेज, अपने रेजिलियंस और अपने एडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है। बाकी इसका एक और एंगल है जो हम क्लाइमेट चेंज से भी लेकर देख सकते हैं। ठीक है। जो भी हमारे क्लाइमेट प्रोजेक्शंस बताते हैं वो यही बताते हैं कि आने वाले सालों में ऐसे जो अधिक इंटेंसिटी के रेनफॉल हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जी। प्रोफेसर कपिल, एक और मसला है जिसको लेकर एनडीए में भी और तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, वो है पूर्वानुमान को लेकर, यानी क्या शहरी बाढ़ को लेकर हम एक निश्चित तौर पर फोरकास्ट कर सकते हैं। इसको लेकर क्या काम हुआ है और ये कितना प्रभावी तरीके से इसको हम अंजाम दे पा रहे हैं, क्योंकि सूचना इस तरह की, जैसे चेन्नई में कुछ प्रोजेक्ट इस तरह के शुरू हुए हैं। हाँ जी, ऐसे प्रोजेक्ट बॉम्बे में 2005 की बाढ़ के बाद हुआ था और हमने बीएमसी को एडवाइस की थी पूरे बम्बई में 60 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, सब फायर स्टेशन और बीएमसी ऑफिस पे लगाए गए हैं। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हर 15 मिनट में बारिश, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इत्यादि देते हैं और आजकल ये इंटरनेट और मोबाइल ऐप की वजह से सब हर आदमी को उपलब्ध हैं, तो उससे उनको अंदाज हो जाता है कि किस जगह कितनी बारिश हो रही है। दूसरा, आजकल हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, सैटेलाइट मैप्स, रेडार, इन सब की वजह से हम उपलब्धियों से हम बारिश का अनुमान 3 घंटे पहले तक बहुत एक्यूरेसी से लगा सकते हैं।
तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद कई शहरों में अब लगाए जाने लगे हैं। और मेरा सुझाव ये है कि शर्मा साहब ने 460 शहरों का कहा है, तो उन सब शहरों में इन सबका होना बहुत जरूरी है जी। यूरोप में आप देखेंगे कि डॉपलर वेदर रेडार से वो 15 मिनट पहले भी बारिश का पूर्व अनुमान दे देते हैं। तो हमें हमारा डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम को मजबूत करना होगा। ठीक है शर्मा साहब, ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो पूर्वानुमान कर सकें, समाधान की तरफ किस तरह से तेजी से धीरे धीरे बढ़ा जाए। एक बड़ी बात वेस्ट मैनेजमेंट और उसके निष्पादन को लेकर है, और एनडीएम में कैसे इसको देख रहा है, और ये एक बड़ी समस्या के तौर पे तमाम शहरों में। एक्चुअली आप जानते ही हैं एनडीएमए की तरफ से 2010 में कंप्लीट ये जो नगरीय बाढ़ के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस बनाया गया है। आप जानते हैं कि एनडीएमए का मुख्य भूमिका है कि गाइडलाइंस और जो आपदा आने के बाद नहीं, आपदा आने के पहले ही इसके लिए तैयारी कैसे होना चाहिए, प्रस्तुति कैसे होना चाहिए, इसका मिटिगेशन के लिए क्या क्या काम होना चाहिए, ये सब काम खास करके नगरीय बाढ़ के बारे में 2010 में गाइडलाइंस दिए गए हैं। और उसके बाद 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इसका प्रस्तुत हुआ है। और उसके बाद 2019 में उस प्लान का अपडेशन भी हुआ है, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय, किस किस मंत्रालय का क्या क्या कर्तव्य है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, होलिस्टिक प्लान कैसे बनाना चाहिए, और राज्य सरकारों की तरफ से भी और लोकल अथॉरिटी की तरफ से भी क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दिया गया। उसके बाद 2016 में 2 दिन का एक कर्मशाला हुआ, जिसमें ये जो शहरी अर्बन फ्लड का ऊपर विशेष दृष्टि से कंप्लीट इसका एग्जैक्टली क्या क्या काम होना चाहिए, उसके बारे में एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और वो एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक हुआ। वो बैठक में ड्रेनेज रिलेटेड इश्यूज के बारे में क्या करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या करना चाहिए, और टेक्नो लीगल रेजीम के बारे में क्या करना चाहिए। जैसे जो कपिल जी ने बताया कि अगर जलाशय का एरिया में अगर उसको कंप्लीट क्लोज डाउन करके इसमें अगर इमारत बन रहा है, तो इसमें लॉ एनफोर्समेंट का क्या होना चाहिए, और इस तरह का चीज़ कैसे रोका जाए। जो लीगल एनफोर्समेंट की जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो काम करना चाहिए, वो काम कैसे और सुदृढ़ रूप से किया जाएगा, और अर्बन प्लानिंग कैसे ठीक से होना चाहिए, और अर्बन फ्लड का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो बात हुई, इस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे बनाना चाहिए, इस तरह का सारे गाइडलाइंस के बारे में और एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ डिलिबरेशंस, चर्चा और प्लानिंग, ये सब एनडीएमए की तरफ से किया जा रहा है। और एक विषय मैं यहाँ आपके द्वारा आपके दर्शकों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। असम में गुवाहाटी शहर में ये अर्बन फ्लड का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे होना चाहिए, इसमें असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या भूमिका रहेगी और गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या रहेगी, इस तरह का काम करने के लिए टेरी संस्था के साथ एनडीएमए का एक टाई अप हुआ। इसका करीब 50 लाख रुपए से ये काम स्टार्ट हुआ है। इस काम की अग्रगति के बारे में मैं प्रसून सेन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ बताएं। प्रसून, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इस तरह की अब शुरुआत हो रही है। कौन कौन से ऐसी लक्ष्य बनाए गए हैं जिस तरह से गुवाहाटी और असम में काम हो रहा है, आप भी उसमें भागीदार हैं? तो 2016 में जब एनडीएमए सेक्रेटरी ने टेरी को बोला कि इस तरह की एक स्टडी करनी चाहिए, ऐसा सिस्टम हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमने एक स्टडी प्लान की गुवाहाटी शहर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए, जिसमें हम IMD का फोरकास्ट यूज कर रहे हैं, जो हर 3 दिन आगे का फोरकास्ट देता है हमें, क्योंकि यहाँ लीड टाइम होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमें समय चाहिए अपनी प्लानिंग करने के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को समय चाहिए किस एरिया में फ्लड होना है, डिजास्टर मैनेजमेंट को टाइम चाहिए अपने रिस्पांस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया एनडीएमए ने कि हमें एटलीस्ट
3 दिन पहले अगर वर्षा के अनुमान के आधार पर ठीक है, कौन कौन से एरिया में फ्लड की संभावना है, ये अगर हमें पता चल सके, किस टाइप का फ्लड होगा और कितना होगा, उस टाइप का एक सिस्टम हमने डेवलप किया है। बिल्कुल, ये सिस्टम पूरी तरह से अभी टेस्टिंग फेज पे है और इस अगस्त मंथ से हम अर्ली वार्निंग देना स्टार्ट कर देंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। और फिर समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। प्रोफेसर कपिल, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे, अवसंरचना के स्तर पे जो बदलाव होने थे, उसको लेकर क्या प्रगति आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारा अब अनुभव हमारे पास है, मुंबई से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई तक का। कई शहरों में काम हुआ है। 2005 की बाढ़ के बाद मुंबई में कई सारे ड्रेन्स और मीठी रिवर पे वॉल बना दी है, तो उसके बाद बॉम्बे में फ्लडिंग नहीं हुई। दूसरा खास ये है कि हमें जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को हर मानसून के पहले बहुत सफाई से साफ करने चाहिए। इस मामले में 2005 के बाद अगले 3 साल तक नालों की बहुत सख्ती से सफाई की गई थी और कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर सब साइट इंस्पेक्शन करते थे, तो उन 3 सालों में पानी निकासी में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो शहरों में एनडीए में गाइडलाइन में भी लिखा है कि 31 मार्च तक नालों की सफाई हर मॉनसून के पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। अंत में अगर जीवीवी शर्मा साहब आपसे जानना चाहें कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एजेंसियां हैं, कैसे इंडिया में सबके साथ समन्वय स्थापित कर पा रहा है, अपनी विशेषज्ञता पहुंचा पा रहा है? मोटे तौर पे समझे तो इंडिया में की भूमिका को हम कैसे इस वक्त समझ रहे हैं और क्या बदलाव इसके जरिए हम देख पा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि ये सब एक केंद्रीकृत ढांचा से नहीं होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान एक बनना चाहिए और कई जिलों में ये बन चुका है और उसमें होलिस्टिक रूप से बिगिनिंग से कंप्लीटली प्रिवेंशन, मिटिगेशन और उसके बाद जो प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए, उसके बाद एडवांस वार्निंग सिस्टम कैसे होना चाहिए और इसका मॉक ड्रिल्स, रिहर्सल्स वगैरह सबके साथ और विशेष करके जन भागीदारी से और स्वेच्छासेवी संगठनों को साथ लेते हुए कैसे उसका तैयारी होना चाहिए और जब आपदा होती है, आपदा का कैसे बचाव और राहत कार्यक्रम कैसे होना चाहिए और उसके बाद भी जब पुनर्निर्माण कार्यक्रम होता है उसका भी कैसे ये सब अच्छी तरह से होना चाहिए, ये सब डीडीएमपी में शामिल होना चाहिए और खास करके सिटी में, बड़े सिटीज में सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है। जैसा मुंबई सिटी में एक बहुत अच्छा सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बन चुका है, लेकिन उसको कैसे एक्चुअली क्रियान्वयन किया जाएगा, ये है सबसे बड़ा अहम प्रश्न। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए शर्मा साहब, आप जिस तरह से ये जो पूरी समस्या है विकेंद्रीकरण, यानी अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो शहर हैं, उनमें उनकी प्रकृति के हिसाब से काम करना पड़ेगा और इसी की कोशिश भी हो रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इंडिया में का अपना वाक्य भी है, उद्देश्य वाक्य भी, कि तैयारी में समझदारी, और तैयारी अगर होगी तो इन तमाम आपदाओं से हम बेहतर तरीके से निपट पाएंगे और शायद उसकी शुरुआत भी हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने तमाम अतिथियों का, जीवीवी शर्मा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोफेसर कपिल गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रसून सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपदा का सामना हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए दी इजाज़त। नमस्कार।